ऑलमोस्ट हम कंक्लूड करने वाले हैं। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी पैराबोला, सॉरी एलिप्स और हाइपरबोला की, ठीक है ना। इसी में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डायमीटर याद है क्या? सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस, है ना। सीरीज ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स के मिड पॉइंट मतलब बेसिकली लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट of a variable chord having constant slope m, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो हम ये एलिप्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इसमें एक कॉर्ड को वेरी करा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर रुको एक सेकंड, थोड़ा सा आड़ा तिरछा लेते हैं। हाँ, मान लो ये, ठीक है ना। तो ये अपने पास ए बी एक वेरिएबल कॉर्ड है जिसका स्लोप क्या है? फिक्स्ड है, और इसके मिड पॉइंट का लोकस हमें चाहिए, है ना। जहां स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी हम मान लेते हैं m, इस m ब्रैकेट में कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पर कॉर्ड की इक्वेशन हम कौन से शॉर्टकट से लिख लेंगे? T इक्वल्स टू एस पी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, इसका शॉर्टकट होता है T इक्वल्स टू एस पी, है ना। तो T इक्वल्स टू एस पी का मतलब क्या हो गया? एक्स एच बाई ए स्क्वायर प्लस वाई के बाई बी स्क्वायर माइनस 1, और एस पी का मतलब हो गया एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये अपने पास कॉर्ड की इक्वेशन है, और यूज करने के लिए क्या है? इसका स्लोप है m, है ना। तो जरा देखो तो क्या हमें इस कॉर्ड के स्लोप दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अब यहां से हम m को क्या कह सकते हैं? m को कह सकते हैं माइनस h बाई के, है ना, और b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हम यहां से कहेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ p इज क्या? तो y, है ना, y इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, सॉरी नीचे आ जाएगा ना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम एक्स, है ना। ये हमें क्या मिल गया? डायमीटर, ठीक है। मतलब इसका फील क्या है कि आप अगर ए बी से पैरेलल कॉर्ड्स चलाओगे तो वो सारी की सारी कॉर्ड्स इस वाली लाइन पर बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो यहां से एक और बात फील हुई कि डायमीटर हमेशा कहां से पास करेगा? वो तो ऑब्वियस ही था, ठीक है ना। तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास कर, मतलब देखो यहां पर पाथ हम बना देते हैं इसके, ये इसको मिला दो, और अरे बात नहीं, ठीक है, इसको मिला के और एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये जो हमने ग्रीन से बनाया ना, ये ऐसी लाइन हुई कि आप रेड से पैरेलल कोई सा भी कॉर्ड ड्रॉ करो, वो कहां पे जाके बाइसेक्ट हो जाएगी? ग्रीन पर, है ना। और इसकी इक्वेशन हमें यहां से क्या मिली? y इक्वल्स टू माइनस इंटू
mx। ठीक है, अब ऐसे तो अपने सिलेबस की चीज़ नहीं है, बट एक वर्ड होता है कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ठीक है ना, बोल के छोड़ देता हूँ। कॉन्जुगेट डायमीटर्स का मतलब ऐसे दो डायमीटर्स, मतलब ऐसे दो कॉर्ड्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, जिसमें एक के पैरेलल सारे कॉर्ड्स को दूसरा बाइसेक्ट करे, दूसरे के सारे पैरेलल कॉर्ड्स को पहला बाइसेक्ट करे। नहीं सब विजुलाइज कर पा रहे हो? मतलब रेड के सारे पैरेलल को ग्रीन बाइसेक्ट कर जाए, है ना, और ग्रीन के सारे पैरेलल को रेड बाइसेक्ट कर जाए, तो हम ऐसे केस में दोनों डायमीटर्स को कहते हैं कॉन्जुगेट डायमीटर। अब सोचो कंडीशन क्या बनेगा, क्या होगा? नहीं देखो ना, ये जो स्लोप है अगर दूसरे को मान लो तो हो गया, मतलब बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आ जाए -b² / a², तो फिर वो क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट डायमीटर्स हो जाएंगे। विजुलाइज हो रहा है क्या? इस स्लोप को अगर आप m मान के एक कॉर्ड खींच लो, है ना, तो फिर ऐसा सीन बन जाए कि एक का जो है वो दूसरे को बाइसेक्ट करे, दूसरे का जो है वो पहले को बाइसेक्ट करे। एनीवेज ये काम की चीज़ नहीं थी, वो तो जस्ट बोल के छोड़ दिया आपको। ठीक है, अब देखो -b² / a² m × x आया, तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला भी हाइपरबोला के लिए भी अपने आप दिख गया। क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना। हाँ, मतलब यहाँ पर मान लो हम एक कॉर्ड लेते हैं ये, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट की बात करते हैं हम, है ना, तो आपको वो जो कर्व फील, वो जो लाइन फील होगी इसके डायमीटर क्या हो जाएगा, जरा देखना। दिखा क्या सबको? अरे बोल ही नहीं रहे, देखो ना। अब आप रेड के पैरेलल कोई सा भी लाइन ड्रॉ करो, ये इसको क्या कर जाएगा, बाइसेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे ये अपने पास अगर इसका स्लोप m है, रेड वाले का स्लोप m है, इसका स्लोप अगर m है, तो आप ये वाली लाइन की इक्वेशन यहां क्या लिखोगे, y = b² / a² m × x, जहां ये पैराबोला की इक्वेशन अपनी हो गई, सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन अपनी हो गई x² / a² - y² / b² = 1। तो एक बार समराइज करते हैं, पैराबोला में डायमीटर क्या आया था, लाइन पैरेलल टू एक्सिस। एलिप्स और हाइपरबोला में डायमीटर क्या आ रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर। एलिप्स और हाइपरबोला में डायमीटर आ रहा है पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है ना, और अगर वो वेरिएबल कॉर्ड के स्लोप m है, तो एलिप्स में आ रहा है y = -b² / a² mx, और हाइपरबोला में आ रहा है y = b² / a² mx। एक और छोटी सी चीज़ है, कभी कभी यूज हो जाती है, रेयर यूज होती है, लेकिन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर एक एलिप्स में 3 पॉइंट्स है जिनके एसेंट्रिक एंगल्स हैं θ1, θ2, θ3, तो ये ट्रायंगल जो बना PQR, इसका एरिया आप लर्न रखोगे। अब नोटिस करो, ऐसे तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चल सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म से यहाँ पहुँचने में खूब जोर आएगा। भाई इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा, a cos θ1, a cos θ2, a cos θ3, फर्स्ट कॉलम, b sin θ1, b sin θ2, b sin θ3 सेकंड कॉलम, और 1 1 1 और हाफ का मॉड। अब उससे इस फॉर्मेट तक पहुंचने में जोर आएगा। अब बोलोगे सर हम पहुंचेंगे ही क्यों यहाँ तक, तो वो क्वेश्चन जब फ्रेम होगा तो जानबूझ के ऐसा फ्रेम होगा कि ये फॉर्मेट होगा तभी सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से ये फॉर्मूला भी लर्न रखना है। ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ से जो भी बेसिक आइडिया है अपना, हमने जो प्रॉपर्टीज की बेसिक आइडिया देखा, अब उस पर हम पहले कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ठीक है ना, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एलिप्स हैविंग फोकाई 0,2 और 3,6 टचेज द लाइन x + y = 0। ठीक है ना, मतलब ये एक एलिप्स है जिसका एक फोकस तो है 0,2 पर और दूसरा फोकस है 3,6 पर, और ये लाइन जो है ये इट इज टचिंग द एलिप्स। अच्छा, मैंने क्या कहा है, फिगर जब भी बनाना हो तो ऐसा ही बनाओ। ठीक है ना, जब तक कोऑर्डिनेट एक्सिस का कुछ जिक्र ना हो, फिगर तो ऐसा ही बनाओ। ठीक है ना, तो अब यहां पर हमें चाहिए इस एलिप्स का लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ठीक है, अब सुनो, जैसे पैराबोला में हमें टेंजेंट पता होता था,
है ना। तो हमें क्या क्या पता होता था, टेंजेंट ऑफ फोकस पता होता था, तो हमें क्या पता होता था कि फोकस की अगर इमेज लेंगे तो वो जाके गिरेगी डायरेक्ट्रिक्स पर, है ना, और फोकस से फुट डालेंगे तो वो जाके गिरेगी टेंजेंट एट वर्टेक्स पर, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या सीखा है एलिप्स में और हाइपरबोला में कि अगर आप फोकस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालते हो तो फुट जाके गिर जाती है किस पर, ऑक्सिलरी सर्कल पर, ऑक्सिलरी सर्कल पर, ठीक है। और एक और चीज हमने सीख रखा है कि जो फोकाई से डाले गए परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट है वो बी स्क्वायर है, चाहे एलिप्स हो चाहे हाइपरबोला, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर एक टेंजेंट है, दोनों फोकाई है, तो बी स्क्वायर तो नून है, ठीक है ना, और फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a ही हो गया, खत्म हो गया। नहीं तो यहां पर देखो तो सबसे पहली बात तो 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 + 16 5, ठीक है। और यहां से बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो 0,2 से इस पे डालो परपेंडिकुलर तो 2/√2 और 3,6 से इस पे डालो परपेंडिकुलर तो 9/√2, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। अब बी स्क्वायर 9 आ गया तो हम यहां से बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर। तो देयरफॉर a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 9 और माइनस प्लस 25/4, 25/4 यानी कि 36 और 25 हो गया अपने पास 61/4। तो LR हमें क्या कह रहा है 2b² यानी कि 2 × 9 और a का मतलब कितना हो गया ऊपर जाके 2, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन एलिप्स हैविंग फोकाई एट 1,4 and 3,k is touching both the coordinate axis, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ LR। अब देखो यहां पर क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें एक इंफॉर्मेशन कम किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक टेंजेंट और दोनों फोकाई पता थे, ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में एक टेंजेंट और दोनों फोकाई पता थे, इस वाले में 2 टेंजेंट है लेकिन फोकाई में एक इंफॉर्मेशन कम है, वहां क्या डाल दिया k। तो यहां क्या कह रहा है कि एक अपने पास s और s डैश है जिसमें s डैश है 1,4 और s है 3,k और हमें इसका LR निकालने कह रहा है, ठीक है ना। तो LR निकालने कह रहा है तो देखो हम क्या करेंगे जरा गौर करना, हम एक तो x एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, तो x एक्सिस पर दोनों फोकाई से डाले गए परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट भी b स्क्वायर होगा, y एक्सिस पर दोनों फोकाई से डाले गए परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट भी b स्क्वायर होगा। तो जरा x एक्सिस पे डालो तो कितना हो जाएगा 4 × k इक्वल्स टू b स्क्वायर, है ना। ऑल्सो y एक्सिस का जब यूज करोगे तो क्या बोलोगे 1 × 3 दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू b स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ k की वैल्यू मिल गई और b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, मतलब देयरफॉर b स्क्वायर तो हो गया 3 और k हो गया कितना 3/4। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या हुआ, तो यहाँ से अब s डैश देख लेंगे क्या हो जाएगा अपने पास, तो रूट के अंदर 4 और प्लस इसको घटाओगे तो 16 - 3 तो 169/60, ठीक है ना। और s डैश ही अपना क्या हो गया 2a, इसके बाद तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एन एलिप्स ऑफ फिक्स्ड साइज, ठीक है, मतलब शेप फिक्स्ड है, मेजर एक्सिस की लेंथ बोल रहा है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ बोल रहा है 2b। अच्छा एक बात बताओ, दो पैराबोला सिमिलर कब होते हैं, हमेशा सिमिलर होंगे, जब क्या सिमिलरिटी डिपेंड्स अपॉन इसेंट्रिसिटी। तो दो कॉनिक्स हैविंग सेम इसेंट्रिसिटी, फर्स्ट क्लास में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, दो कॉनिक्स हैविंग सेम इसेंट्रिसिटी आर सिमिलर, ठीक है ना।
हाँ, दो एलिप्स सिमिलर हो भी सकते नहीं भी, डिपेंडिंग अपॉन सेम एसेंट्रिसिटी है कि नहीं। ऐसे ही दो हाइपरबोला के लिए भी। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो दो पैराबोलास कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो जब उनके लैटिस रेक्टम सेम हो। तो टू पैराबोलास हैविंग सेम लैटिस रेक्टम आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस एक का शेप दूसरे को पूरा ओवरलैप करे, ठीक है। वैसे ही अगर दो एलिप्स को कॉन्ग्रुएंसी देखना है तो यहां लैटिस रेक्टम से डिसीजन नहीं होगा। यहां प्रॉपर दोनों का लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेम होना चाहिए, दोनों का लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल फॉर टू हाइपरबोलास कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों का लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस सेम हो, दोनों का लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस सेम, ठीक है। एनीवेज यहां इससे कोई मतलब नहीं था, एकदम से ध्यान में आया तो बोल दिया। अब कह रहा है ये एलिप्स जो है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है इसके सेंटर का लोकस चाहिए, जहां हमें पता क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है, ठीक है ना। तो हमें इसके सेंटर C का लोकस चाहिए। अब C को हम मान लेते हैं H के, ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको जो एक नॉर्मल अप्रोच माइंड में आएगा, केयरफुल रहना, वो ये कि हम एक काम करते हैं, फोकाई को कुछ कुछ मानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं S को अल्फा 1 बीटा 1, अरे ध्यान दो, S को अल्फा 1 बीटा 1 और S डैश को अल्फा 2 बीटा 2 मान लिया, ठीक है। अब हमें एक तो पता होगा कि H के जो है इनका मिड पॉइंट है, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 2H, बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल्स टू 2K, ठीक है। और एक ये कि दोनों टेंजेंट है, तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 बी स्क्वायर, बीटा 1 इंटू बीटा 2 भी बी स्क्वायर। अब आप देखो ये चार इंफॉर्मेशन से आप रिलेट कर सकते हो, कैसे? तो अब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, है ना। क्या हुआ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है 2H और बीटा 1 प्लस बीटा 2 है 2K, और आपको प्रोडक्ट पता है, ठीक है ना। तो यहां से नॉन टर्म्स और HK में चीजें स्टैब्लिश होंगी और आप इक्वेशन बता पाओगे, ठीक है। अब इसको बिना पेन यूज करे सॉल्व करा जा सकता है। एक तो इतना तामझाम करके सोचा, और मैं कह रहा हूं इसको बिना पेन यूज करे सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है ना। मतलब सीधा मुझे आंसर दिख रहा है, ठीक है। अब 30 सेकेंड पॉज लेता हूं, देखो कितने लोगों का आंसर। चलो देखो जरा, देखो तो ये परपेंडिकुलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है, पहले तो सबसे पहले विजुलाइज करो कि ये जो एलिप्स है ये मूव कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अब और हमें C का पाथ चाहिए, ठीक है ना। तो चूंकि x एक्सिस और y एक्सिस टेंजेंट्स हैं एंड दे आर परपेंडिकुलर, तो इस वेरिएबल एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, है ना। दूसरा, अरे कहां देख रहा है नीचे, दूसरा कि आपको उस वेरिएबल, भाई एलिप्स वेरी कर रहा है तो डायरेक्टर सर्कल भी वेरी कर रहा है, उस वेरिएबल डायरेक्टर सर्कल का चूंकि साइज ऑफ एलिप्स फिक्स्ड है तो उसका रेडियस फिक्स्ड होगा। क्या होगा उसका रेडियस? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितने लोग बात समझ गए, है ना। तो क्या होगा, यहां पे हम कहेंगे कि द वेरिएबल डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस एलिप्स, द वेरिएबल डायरेक्टर सर्कल of this ellipse, circle of this ellipse will always pass through, ellipse will always pass through O0 0। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि these two tangents are perpendicular and intersecting at O, है ना। and it will have fixed radius, it will have fixed radius रूट अंडर। अब देखो ये तो बहुत ही लल्लू सिनेरियो हो गया, जिसमें जरा सोचो तो ये वेरिएबल डायरेक्टर सर्कल मैंने यहां ब्लू से बना दिया, तो आपको इसमें क्या पता है? एक तो कि हमेशा इसका सेंटर तो O पर ही रहेगा,
और दूसरा ये कैसा भी वेरी करे, इसके रेडियस अपना क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो सेंटर से, मतलब बेसिकल ऐसे बनाने की बजाय इसको ज़्यादा सही है ये करना कि ये अपने पास सिनेरियो क्या बना कि एक अपना पॉइंट O है और एक अपना पॉइंट है C, है ना। ये डिस्टेंस ऑलवेज क्या होना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे एक लाइन और मेंशन कर देता हूं, द वेरिएबल डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस एलिप्स विल ऑलवेज पास थ्रू 0 0। एक लाइन और मेंशन कर देता हूं, विल हैव सेंटर एट C, विल हैव सेंटर एट C, will have center at C and it will have fixed radius root under a square plus b square। तो now the target reduces कि C एक ऐसा चलता फिरता पॉइंट हो गया जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लोकस ऑफ C क्या होगा, सर्कल होगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर लोकस ऑफ C इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, आप घर पे उस मेथड को ट्राई करना। कौन सा वाला, फोकस को अल्फा 1 बीटा 1 अल्फा 2 बीटा 2 मान लेंगे और मिड पॉइंट यूज करेंगे और बी स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है ना। चलो देखो, अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, D be the perpendicular distance from the center of the ellipse this to the tangent drawn at a point P on the ellipse। ठीक है, कोई पॉइंट P है जिस पर हमने टेंजेंट डाल रखा है, फोकस होके देखना। ठीक है, और इसके फोकाई है F1 और F2, इसके फोकाई है F1 और F2। तो हमें एक चीज शो करने कह रहा है कि PF1 माइनस PF2 का स्क्वायर इज 4a स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, जहां D के लिए क्या कह रहा है, D के लिए कह रहा है सेंटर से इस टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से इस टेंजेंट पर डाला गया परपेंडिकुलर, सॉरी ये लेंथ अपना D है। फिर से पढ़ रहा हूं, let D be the perpendicular distance from the center of the ellipse to the tangent drawn at P। ठीक है ना। तो अब ये हमें प्रूव करने कह रहा है। अब देखो जरा एक बात, PF1 प्लस PF2 तो हमें पता है कितना होगा, 2a, है ना। तो अगर हम इस होल स्क्वायर को देखें तो इसका एक पार्ट तो हमें पता है, इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab कर लेंगे। तो मेन यहां पे हम दिमाग किस पे लगाएं, PF1 इंटू PF2। जैसे ही वो रिजॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम सोचते हैं PF1 इंटू PF2 पर। ठीक है, तो जरा देखो, तो अगर मैं इसको मान लूं A cos थीटा B sin थीटा, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो PF1 को आप इस पॉइंट के रेफरेंस में क्या कहोगे। एक तो आपको शुरू से सिखाया है, कभी भी PS सोचना हो तो E इंटू PM सोचो। तो बेसिकली इसको जब E इंटू PM करोगे तो PM को क्या लिखोगे, A बाई E माइनस एफ सीसा, और बाहर क्या है E, बोलो ना, तो A बाई E माइनस एफ सीसा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ तो, A माइनस, है ना, A बाई E माइनस एफ सीसा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा A माइनस AE कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना, नहीं समझ आया, A माइनस AE कॉस थीटा होगा PF1 फिगर के हिसाब से। तो PF2 क्या होगा, A प्लस AE कॉस थीटा। ठीक है, A प्लस AE कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा देखो तो अपने पास PF1 इंटू PF2 क्या हुआ, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया PF1 इंटू PF2। और अब जरा हम D को रिजॉल्व करते हैं। तो हमें ये टेंजेंट की इक्वेशन पता है,
ये रेड से जो इक्वेशन है ये क्या होगी, x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो जरा आप c को देखो तो क्या होगा, तो सॉरी d को देखो तो क्या होगा, d जो है अपने पास 1 और अपॉन क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो अपने पास हमें चाहिए पी एफ वन इंटू पी एफ टू इन टर्म्स ऑफ डी, तभी तो हो पाए, बोलो, इन टर्म्स ऑफ डी। तो इसका मतलब यहां से कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिमाग लगेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ दिमाग लगा तो जरा देखना, तो ये हो गया अपने पास, ऊपर तो चला गया ए बी, इनफैक्ट यहां देखो तो डी स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम सीधा डी स्क्वायर ही लेके चलते हैं। तो डी स्क्वायर क्या होगा, टी स्क्वायर हो गया न्यूमरेटर में, और नीचे आ गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और गौर करो यहां डेटा कॉस स्क्वायर में है, तो साइन स्क्वायर को बदल लेते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, चलेगा क्या, ठीक है। अब देखो कुछ अच्छा फील हुआ क्या, क्या अच्छा फील हुआ, है ना। अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, नहीं हाँ माइनस में, ठीक है, माइनस ऑफ ए, या ऐसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ अच्छा फील हुआ, क्या हुआ, तो ए स्क्वायर तो कट गया, और बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, पी एफ वन इंटू पी एफ टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देखो तो जरा प्रूव हो गया है क्या, देखो तो जरा, बिल्कुल प्रूव हो गया। आ रही बात समझ में। क्या होगा, तो आप यहां पे पी एफ वन माइनस पी एफ टू का होल स्क्वायर लेके चलोगे, तो क्या हो जाएगा, पी एफ वन प्लस पी एफ टू का होल स्क्वायर माइनस 4 पी एफ वन इंटू पी एफ टू। ठीक है ना। अब यहां से पी एफ वन प्लस पी एफ टू का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर, और माइनस ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इफ P1 P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ टेंजेंट फ्रॉम द फोकाई, ठीक है ना, D1 D2 आर दोज फ्रॉम द वर्टिसेस, और C इज दैट फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहां पे फोकाई से भी परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, वर्टिसेस से भी परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, और सेंटर से भी डाला जा रहा है। ठीक है ना। E इज द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, तो हमें प्रूव करना है ये वाली चीज। ठीक है। अब जरा देखो तो यहां पर क्या होगा, तो जैसे मान लो अपने पास S है, S डैश है, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये कितना कह रहा है, P1 P2, ये P1 है, ये P2 है। हालांकि देखो P1 इंटू P2 तो हमें नोन है, क्या होता है, बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखते हैं उसका यूज होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक डेटा C भी इन्वॉल्व है ना, सेंटर से इस पे डाला गया परपेंडिकुलर कितना है, C है। ठीक है। और वर्टिसेस से, सॉरी, ये D1 है, ये D2, ठीक है ना। तो हमें ये वाली बात प्रूव करनी है। अब फिर से हम वही काम करेंगे, इस वाले पॉइंट को कुछ मान लेंगे, A cos थीटा B sin थीटा मान लिया, तो हमें ये लाइन की इक्वेशन क्या दिख रही है, x बाई A cos थीटा प्लस y बाई B sin थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब सेंटर से 0 0 से इस पे डाले गए परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, C। सबसे पहले इसी का यूज कर लेते हैं, जरा देखो तो
सी को हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब जरा देखो तो s का कोऑर्डिनेट क्या हुआ अपने पास, a, 0। वैसे ही s डैश का क्या हुआ, माइनस a, 0। तो जरा a, 0 से डाल के देखो तो क्या आ रहा है, P1। तो यहां a, 0 डालोगे तो ये क्या आया, e cos थीटा -1 का मॉड और अपॉन ये पूरी चीज cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। और जरा एक बात गौर करो तो, अच्छा e cos थीटा -1 में कौन बड़ा होगा, 1। e भी 0 से 1, cos थीटा भी 0 से 1। तो यहां से ही अपने पास एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ई cos थीटा। और जरा देखो तो 1 अपॉन इतने को हम c लिख देते हैं, अरे बोलो ना, 1 अपॉन इतने को हम c लिख देते हैं। तो नोटिस करो तो मैंने P1 P2 का बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है, क्योंकि हमें चीजें C के टर्म में चाहिए, है ना। तो मैंने P1 को ऐसा लिख लिया। तो अब जरा गौर करो तो P2 क्या होगा, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि आप उस केस में फोकस क्या सेटिस्फाई करा रहे हो, माइनस a, 0। तो आप यहां से क्या बोल दोगे, 1 प्लस ई cos थीटा इंटू C। ठीक है ना। अब ऐसे ही जरा a, 0 से डालते हैं इस पे परपेंडिकुलर। तो a, 0 से डालोगे तो क्या सीन बनेगा, क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ cos थीटा -1 और अपॉन वही चीज। इनफैक्ट अगर चाहो तो मैं इसको यहां सीधा क्या लिख देता हूं, c। ठीक है। तो इसका मतलब d1 अपने पास आ गया, हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos थीटा इंटू c। बोलो। ठीक है। तो सिमिलरली d2 1 प्लस cos थीटा इंटू c। देखो काम हो चुका है। क्या हुआ, तो P1 इंटू P2 अपने पास आ गया क्या, 1 माइनस ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू c स्क्वायर। ठीक है ना। d1 इंटू d2 आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू c स्क्वायर। अब देखो तो वहां से जो टर्म है P1 P2 माइनस सी स्क्वायर, P1 P2 माइनस सी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, माइनस क्या, ई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू सी स्क्वायर। और d1 d2 माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखोगे, क्या, माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू, प्रूव हो गया क्या। इन दोनों का रेशियो हमें क्या प्रूव करना था, जैसे ही डिवाइड करोगे इस पर। ठीक है ना। चलो फिर क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट द पॉइंट P ब्रैकेट में अल्फा मतलब इसेंट्रिक एंगल अल्फा है। अरे ध्यान दो, ऑन द एलिप्स दिस मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल इन 2 पॉइंट्स विच सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है ना। मतलब ये जो सीन है, यहां पर ये और ये आपस में क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर ये राइट एंगल एट द सेंटर सबटेंड कर रहा है तो हमें शो करना है कि इस एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो ये है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये आखिर ये 90 डिग्री को रिजॉल्व क्या करे, है ना। तो रिजॉल्व क्या करे, अब देखो पहली बात तो हमें ये लेंथ पता हो गया, ए ऑक्सिलरी सर्कल है, अरे बोलो ना, ऑक्सिलरी सर्कल है तो रेडियस कितना होगा, ए। ठीक है। और जरा इस पे आप परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है ना। इस पे आप परपेंडिकुलर डाल दो, रुको एक सेकंड, ये ए और यहां से परपेंडिकुलर डाल दो तो वो सर्कल का कॉर्ड ही तो है, बोलो। तो ये 90 डिग्री बनाएगा, तो सामने वाले एंगल पे ये क्या हो जाएगा,
बाइसेक्ट होके 45 डिग्री। यस और नो? तो आप देखो तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया ना, कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ से कह सकते हैं a/√2 ऑफ, देखो जरा सबसे पहले तो हम ये वाले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो गई? x/a cos अल्फा प्लस y/b साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। और देखो इन क्वेश्चन से आपको फील हो रहा होगा कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। उस फॉर्मेट की वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो x/a cos अल्फा प्लस y/b साइन अल्फा इक्वल्स टू 1, ये टेंजेंट लिख लिया अल्फा पर। और अब हम क्या बोलेंगे कि a/√2 क्या हुआ? a/√2 इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, नहीं, या बोल दो सर्कल के रेफरेंस में बोलो तो कॉर्ड, एलिप्स के रेफरेंस में बोलो तो टेंजेंट। तो अब देखो यहां पर a/√2, अब हम यहां पर इसमें डालते हैं तो ये क्या होगा? 1 अपॉन वही चीज cos स्क्वायर अल्फा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन b स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये क्या आ गया अपने पास? ये आ गया a²/2 और ऊपर जाके ये हो गया a² b²। अच्छा, डेटा के हिसाब से यहाँ साइन रखना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो b² साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो b² 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a² साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसा, ठीक है। अब a² तो गया, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या आ गया? अगर देखो तो b² है ना, और क्या हो जाएगा? इनफैक्ट 1/2 इक्वल्स टू b² और नीचे क्या आ गया? a² माइनस b² इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। तो यानी कि b² और a² माइनस b² है ना, तो प्लस है ना, तो प्लस a² e² साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, a² e² साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसको प्रोसीड कर जाते हैं। तो यहां से ये क्या हो जाएगा अपने पास? देखो तो ये अपने पास आ जाएगा, इसको इधर भेज दो तो b² इक्वल्स टू b² प्लस b² प्लस a² e² साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 2b², नहीं। तो इसका मतलब e² साइन स्क्वायर अल्फा, और क्या कर लेते हैं इसको? b²/a²। तो b²/a² को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस e²। देखो काम हो गया क्या? नहीं। तो देयरफॉर e² इक्वल्स टू 1/1 प्लस, है ना। एकदम आराम से स्टेप सीधा आंसर आएगा। देखो फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिप्स इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला 2x² माइनस 2y² इक्वल्स टू 1 ऑर्थोगोनली एट P, ठीक है। अब जैसे ही, अच्छा रुको, एन एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला दिस ऑर्थोगोनली एट P, the eccentricity of the hyperbola of the ellipse is reciprocal to that of the hyperbola if the axes of the ellipse are along the coordinate axis। अब देखो ये जब लाइन बोला ना, तो यहां के बाद क्लियर हो गया कि देखो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों के एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस है एंड दे आर ऑर्थोगोनल, तो हम बोलेंगे दे आर कॉन्फोकल। ये अंडरलाइन पार्ट नहीं होता तो मैनिपुलेट नहीं होता। अरे ये अंडरलाइन पार्ट है, मतलब जब हम क्लियर हो गए कि अच्छा ठीक है एलिप्स और हाइपरबोला ऑर्थोगोनल है और एलिप्स का भी जो मेजर और माइनर एक्सेस है वही है, तो फिर हम जाके कंक्लूड हुए अच्छा ठीक है, मतलब बोथ आर कॉन्फोकल, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पे करेंगे क्या, हम जो हाइपरबोला है ना, इसके लिए इसके पहले फोकाई निकाल लेते हैं। तो पहले तो देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ई क्या हो गया √2, ठीक है ना। अरे ध्यान दो,
ई हो गया √2, तो ए ई कितना हो गया 1, बोलो ए ई हो गया 1, ठीक है। तो इसका मतलब अपने जो एलिप्स है, सबसे पहले तो उसकी इसेंट्रिसिटी के बारे में बोल रखा है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ द हाइपरबोला। तो अगर हम एलिप्स की इसेंट्रिसिटी मान ले E1, तो हम क्या बोल देंगे 1/√2, और जो एलिप्स के फोकाई होगा वो क्या होगा, S इज एट 1,0 और S डैश इज एट -1,0, ठीक है ना। अब देखो अपने को क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेज ऑफ P, ठीक है। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, देखो तो हमें जो पूछ रहा है वो यहां क्या पूछ रहा है, PS इंटू PS डैश, ठीक है। तो अब सुना, इंटरेस्टिंग है, PS इंटू PS डैश, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक तो हमें यहां पता है कि PS प्लस PS डैश जो होगा वो एलिप्स का 2a होगा। तो इनफैक्ट यहां से अगर आप देखो तो हम अगर एलिप्स का मान लेते हैं a, बेसिकली हम a तो उसका माने हुए ना, तो इसका मान लो a डैश इन, ये क्या हो गया a डैश E1,0, है ना। तो आप देखो तो यहां a डैश E1 की वैल्यू कितनी है 1, तो देयरफॉर a डैश कितना है √2, ठीक है ना। तो आपको PS प्लस PS डैश क्या पता है 2a डैश, यानी कि 2√2, है ना। और अगर गौर करो तो यहां पे ये जो पॉइंट P होगा, ठीक है, ये अपने पास चूंकि एलिप्स और हाइपरबोला इसी P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो हाइपरबोला भी तो यहीं से कहीं से चल रहा है। नहीं समझ आए, देखो ना, ऐसा कुछ चल रहा है हाइपरबोला, और कौन फोकल होगा, अरे बोलो तो सही, ठीक है ना। तो इस हाइपरबोला के लिए भी तो P इसी पर है, इस हाइपरबोला के लिए भी तो P इसी पर है। तो हाइपरबोला की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे कि PS माइनस PS डैश का जो मॉड होगा वो 2a होगा, ठीक है ना। अब PS माइनस PS डैश का जो मॉड होगा वो 2a होगा, उसके a का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब उसका a कितना है 1/√2, तो ये हो गया अपने पास कितना 2/√2, यानी कि √2, ठीक है ना। अब काम खत्म है, क्या होगा, आपको चाहिए क्या PS PS डैश, तो क्या कर दो PS प्लस PS डैश का माइनस PS माइनस PS डैश का स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है 4a भी हो जाएगा, नहीं तो 4a भी, और इधर ये कितना हो गया अपने पास, तो ये हो गया 8 और -2, है ना। तो दिस इंप्लाइज 4 टाइम्स PS इंटू PS डैश इज 6, तो देयरफॉर PS इंटू PS डैश इज, क्लैरिटी आई, स्मार्ट सॉल्विंग है एकदम, ठीक है ना। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स, लिख रखा है देखो, मेक्स एन एंगल अल्फा विद द मेजर एक्सिस, ठीक है। अब यहां देखो, एक तो हम ये अल्फा माने तो भी चलेगा, ये अल्फा माने तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि आगे एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की गई है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स दिस makes an angle alpha with the major axis and an angle beta with the focal radius, ठीक है। तब देखो यहां फोकल रेडियस किसी पॉइंट का जो होता है उसका मतलब हुआ उस पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल रेडियस, ठीक है ना। एक वर्ड कई बार यूज होता है फोकल लेंथ, सुना है कभी, फोकल लेंथ ऑफ एलिप्स, नहीं सुना। फोकल लेंथ ऑफ एलिप्स या फोकल लेंथ ऑफ हाइपरबोला का मतलब हुआ उसके फोकाई के बीच का डिस्टेंस। फोकल लेंथ मतलब फोकाई के बीच का डिस्टेंस, किसी पॉइंट का फोकल रेडियस का मतलब उस पॉइंट से फोकस का ज्वाइन, ठीक है। कहीं जगह देख के लिख लेना क्लास के बाद, ठीक है, मतलब घर पे जब रिवाइज कर रहे हो तो। अब यहां क्या कह रहा है कि बात नहीं,
जो टेंजेंट है वो मेजर एक्सिस से एंगल बना रहा है अल्फा, जो फोकल रेडियस है वो टेंजेंट से एंगल बना रहा है बीटा। तो हमें कह रहा है कि देन शो दैट द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ दिस एलिप्स इज गिवन बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, यहां पे 1 मिनट पॉज लेता हूं, मेथड सोचो। पेन देखो, पॉज था, मैं फिर से बोल देता हूं। यहां पे जैसे ही इसेंट्रिसिटी का सुना तो आपको पीएसपीएम की ओर थॉट जाना चाहिए। अरे पेन मत चला। पीएसपीएम की ओर थॉट जाएगा तो फिर डायरेक्ट्रिक्स का थॉट आना चाहिए, और डायरेक्ट्रिक्स का थॉट आया तो तुरंत यहां पे आपके माइंड में एक थॉट आना चाहिए कि भाई पी से वो पोर्शन जो डायरेक्ट्रिक्स तक में इंटरसेप्ट हो रहा है वो फोकस पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो मैं यहां पे रिवर्स फिगर भी रिवर्स बनाऊंगा, पहले 90 डिग्री बना दूंगा, है ना, और अब मैं यहां पर डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूं, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स बना दिया तो अब आप देखो, आप डायरेक्ट्रिक्स बनाते ही आप पीएम देखने लग जाओगे, पीएम देखने लग जाओगे, ठीक है ना। कैसे, ये हो गया अपना पीएम, ये हो गया अपना पीएम, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब फिर 30 सेकेंड पॉज लेता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे इस पार्ट को कुछ मान लेता हूं h, कौन से पोर्शन को, इसको नहीं, तो इसको h मानते ही पहली बात तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है ना। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया h cos अल्फा, नहीं, और ये ग्रीन वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें PS हो गया h cos बीटा, खत्म, नहीं। तो यहां से आप देखो तो इसेंट्रिसिटी हो गया PS अपॉन PM, तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ऊपर मॉड ऑफ h cos अल्फा, है ना, और अपॉन सॉरी ऊपर मॉड ऑफ h cos बीटा और नीचे काम ही खत्म। तो मॉड ऑफ, है ना। एक्चुअली प्रॉपर्टीज, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं होते, बट प्रॉपर्टीज का टच अच्छा है तो फिर आपको कई जगह फायदा पहुंचता है, इस वजह से प्रॉपर्टीज पे कमांड करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ना, इसमें आप घर पे ट्राई करके देखना, पी को मान के चलोगे तबाही मच जाएगी, है ना, बीच रास्ते में गिव अप करने का मन करेगा, अड़ जाएंगे तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, है ना। फिर देखो नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1 टू द एलिप्स दिस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। अच्छा, जैसे ही हम सुनते हैं कि दो टेंजेंट राइट एंगल पे काट रहे हैं तो माइंड, नहीं जरूरी नहीं, फिर जरूरी नहीं है, माइंड में रखिए, ठीक है, कि वो जो मीटिंग पॉइंट है इट विल लाई ऑन द डायरेक्टर सर्कल, एकदम पीछे नहीं पड़ जाएंगे उसके, ठीक है ना। और ये बढ़िया एग्जाम्पल है उस चीज का, उसका हम यूज करेंगे नहीं, करेंगे तो कुछ ना होना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, द टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1 टू द एलिप्स intersect at right angles, show that the normals at the point of contact meet on the line this। तो देखो रेड से तो बना हुआ है टेंजेंट, है ना, और ग्रीन से बना हुआ है नॉर्मल, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि इसका जो मीटिंग पॉइंट है, मान लो ये R, तो इसका लोकस, अरे ये कैसे चला गया, एक सेकेंड रुकना, हाँ वहाँ गड़बड़ हो गया था, ठीक है फिर से रुको। अब इसका जो मीटिंग पॉइंट है ये R का लोकस हमें ये प्रूव कर देना, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर आप ये सोचो, R को हमने HK मान लिया, R को हमने HK मान लिया, तो यहां पर आखिर नॉर्मल का मीटिंग पॉइंट R है, ये यूटिलाइज कैसे होगा, ये समस्या है, ठीक है। तो अब जरा देखो, ये शेप तो रेक्टेंगल बन ही रहा है, ये तो दिख रहा है अपने को, अरे बोलो ना, टेंजेंट नॉर्मल है
है ना, तो शेप तो रेक्टेंगल बनी रहे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर मैं यहां इसको कैसे करूंगा, मैं यहां पे इसको मान लेता हूं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है ना। तो जरा देखो तो इक्वेशन ऑफ ए बी थ्रू COC यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या होगा, x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 1। अब मैं दिमाग ये लगा रहा हूं कि इस AB को और कैसे लिखा जा सकता है, इस AB को और कैसे लिखा जा सकता है, ये दिमाग लगा रहा हूं। तो जरा सोचो तो, अगर ये रेक्टेंगल है तो PR का जो मिड पॉइंट होगा वो कहां लाई करेगा, AB पर ही तो लाई करेगा, है ना। तो जरा देखो तो मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट ऑफ PR इज क्या, x1 प्लस h/2 और y1 प्लस k/2, है ना। तो इट विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। फील आया क्या, इट विल ऑल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब देखो वंस अगेन मैं इक्वेशन ऑफ AB लिख पाऊंगा यूजिंग द शॉर्टकट T इक्वल्स टू SP, ठीक है ना। मतलब यहां ये लिखने की जरूरत नहीं, P तो वहां अलग है ना, ठीक है। तो अब आप देखो तो T इक्वल्स टू SP फील करो, जहां ये x1 y1 का रोल प्ले कर रहा है मिड पॉइंट, तो क्या बोलोगे, T मतलब x इंटू, समझ रहे हो, अपॉन 2 और a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस y इंटू y1 प्लस k अपॉन 2b स्क्वायर और -1 और इक्वल्स टू, अगर गौर करो तो यहां पे कुछ SP, एक्चुअली उस SP से यहां कोई लेना देना ही नहीं है। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस तो आइडेंटिकल हो गए, तो देयर कोफिशिएंट विल बी इन इक्वल रेशियो। तो जैसे हम x और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर करेंगे तो नॉन टर्म्स h के में रिलेशन आ चुका है। क्या होगा जरा देखो तो, यहां पर अब जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से क्या आया, x1 प्लस h अपॉन 2x1, a स्क्वायर तो गया, इक्वल्स टू y1 प्लस k अपॉन 2y1। देखो काम हो चुका, दिख गया क्या, बोलो है ना, 2 तो गया, x1 गया, है ना, y1 गया, दोनों मतलब x1 अपॉन x1 1, y1 अपॉन y1 1, 1 काट के, और आप यहां से अगले स्टेप में क्या लिख पा रहे हो, h अपॉन x1 इक्वल्स टू k अपॉन y1, यही तो वहां करना। तो नॉन टर्म्स h के टर्म में है, अब h की जगह x, k की जगह y, ठीक है। ये घर जाके आज रीसॉल्व करिएगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विथ सेंटर 1,0 दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। ये अब अगर मैं उस सर्कल का सेंटर एक्सिस पे रख रहा हूं जो कि है 1,0, तो हर हाल में डबल कांटेक्ट होगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। तो अब देखो आपके सामने यहाँ फिगर बना हुआ है, पहले तो ये एलिप्स क्या है, देखो x² / 16 प्लस y² / 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसका सेंटर क्या है, 1,0, ठीक है ना। बोलो यहां से अगर देखा जाए तो a² कितना है 16, b² कितना है 4, तो ये पॉइंट अपने पास क्या है 4,0, है ना, 1,0 अंदर कहीं। अब हमें इस वाली सर्कल का रेडियस चाहिए, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो सिंपल स्ट्रेटजी, आप यहां पे ये पॉइंट को मान लो a cos थीटा b sin थीटा, मतलब 4 cos थीटा और 2 sin थीटा, और यहां पे डाला गया नॉर्मल को 1,0 से पास करा, ठीक है ना। तो क्या होगा जरा देखो तो,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ए एक्स सेक थीटा, है ना, तो ए एक्स मतलब 4x सेक थीटा माइनस बी वाई यानी कि 2y कोसेक थीटा, चलो याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 12, है ना। अब इट विल सैटिस्फाई, इट विल सैटिस्फाई 1,0, ठीक है ना, इट विल सैटिस्फाई 1,0, तो जरा 1,0 डालो तो क्या आ गया, 4 सेक थीटा इक्वस टू 12, नहीं तो कॉस थीटा इक्वस टू आ गया 1/3, है ना। तो देयरफॉर साइन थीटा, ऊपर वाला ले रहे हैं तो प्लस में आएगा, नीचे वाला ले रहे हैं तो माइनस में, डबल कॉन्टैक्ट है ना, तो अपने को तो रेडियस से मतलब है, कोई भी एक निकालते हैं, तो यहां से साइन थीटा को हम बोल देंगे क्या, 2√2/3, है ना। तो देयरफॉर P अपना क्या हो गया, P क्या हो गया, 4/3, खत्म हो गया, नहीं तो रेडियस अपना क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/9 और प्लस कितना हो जाएगा 32/9 यानी कि √11/3। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, हाँ सॉरी √11/3, ठीक है, काट दिया ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक और बात एकदम से ध्यान में आया, हालांकि वो भी कोर्स की चीज नहीं है, मैं बोल के छोड़ता हूं, ठीक है ना। जैसे एक पॉइंट से पैराबोला पर हम मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स डाल सकते हैं, 3, PHK से पास कर रहे थे, तो एलिप्स या हाइपरबोला पे मैक्सिमम कितने रियल नॉर्मल्स डाले जा सकते हैं, 4, ठीक है ना। कैसे 4, जस्टिफाई करो 4, अरे ऐसे थोड़े ना कहते हैं, तो चलो कोई नहीं, इक्वेशन से जस्टिफाई होगा। देखो ना, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसको HK से पास करा दो, है ना। अब जरा देखो तो बातें, साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2, है ना, और कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2। तो आप ये फॉर्मूला ले जाके नॉर्मल में रख दो और उसको H, से पास करा दो, तो आप देखो वहां आपको tan θ/2 की कितनी डिग्री की इक्वेशन बनी, है ना। मतलब क्या जस्टिफाई हुआ कि मैक्सिमम आप कितने रियल नॉर्मल्स डाल सकते हो, 4, चाहे हाइपरबोला हो चाहे एलिप्स हो, दोनों में। हाइपरबोला में भी ऐसे ही प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। कोर्स की चीज नहीं है, बट फिर भी एक बार को मैंने बोल के छोड़ा। देखो क्या कह रहा है, अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट -4,0 इज इंसिडेंट ऑन द एलिप्स दिस। देखो ये एलिप्स अपना क्या है, x² / 25 + y² / 9 = 1, ठीक है ना। एट पॉइंट P विथ एब्सिसा 3, मतलब P जो है उसका एब्सिसा 3 है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं बीटा। तो अब यहां अगर रख दो तो ये क्या आ गया अपने पास, तो बीटा यहां से देखो तो 81 और प्लस 25 बीटा स्क्वायर इक्वस टू कितना 225, उधर भेज दो तो 25 बीटा स्क्वायर और ये घट के कितना हो जाएगा 144, ठीक है ना, 144। तो बीटा अपना कितना आ रहा है, या फिर -12, ठीक है ना। ऑब्वियस ही बात है, एक फिगर ऊपर बना हुआ है तो ऐसा ही फिगर नीचे भी बन जाएगा, बोलो ना, ठीक है, क्योंकि एब्सिसा 3 तो यहां भी होगा, इस जगह भी हो रहा है, तो एक यहां भी आएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो तो यहां पे सिनेरियो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम -4,0, तो सबसे पहले तो अब देखना पड़ेगा -4,0 का सीन क्या है। तो यहां से देखो तो ए हो गया अपने पास 5, बी हो गया 3 और इसेंट्रिसिटी आ गया रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/5। तो ए ही कितना आ गया, 4 आ गया। तो ए ही 4 आ गया, इसका मतलब एस का कोऑर्डिनेट है, एस है 4,0 और एस डैश है। अब क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी आई, अरे कहाँ देख रहे हो, क्या क्लैरिटी आई कि एक रे जो है वो एस डैश से एमिनेट हो रहा है और एलिप्स पे आ रहा है ना। तो हमें इसका रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। वेरी सिंपल, क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहाँ से पास करेगा, है ना। तो बेसिकली हमें रिफ्लेक्टेड रे इज पी एस, रिफ्लेक्टेड रे इज पी एस। तो आंसर कितने आएंगे, 2, है ना। क्या, एक तो P है अपने पास 3,12/5, एक है 3,-12/5। तो जरा देखो तो y-4 और इक्वल्स टू, देखो 3,12/5 तो क्या हो जाएगा 12/5 - 0 और अपॉन 3 - 4 और हो जाएगा x - 0, ठीक है ना। और एक क्या हो जाएगा यहीं पर y-4 इक्वल्स टू, और दूसरी बार क्या लेंगे -12/5, तो -12/5 - 0 और अपॉन 3 - 4 और इनटू, ठीक है, क्या सर, हाँ हाँ ठीक है, y - 0 यहाँ 4 ना, हाँ y - 0 यहाँ पर, x - 4 यहाँ पर x-, ठीक है ना, अभी ठीक है ना। तो ये हमने दोनों रिफ्लेक्टेड रेज निकाल लिए। हाँ क्यों, P एक बार है अपने पास 3,12/5 और एक बार है 3,-12/5। तो पॉइंट तो हर बार ऐसे ही यूज कर रहे हैं ना, S क्या है 4,0, है ना। तो y - 0 इक्वल टू वो स्लोप इंटू x - 4, स्लोप में ही तो फर्क आएगा, ठीक है ना, पॉइंट तो वही यूज किया। अब देखो, अब जैसे मैं कहता हूं बार बार कि रिजल्ट लर्न रखिए, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो दिखाता हूं। देखो क्या कह रहा है, कंसिडर एन एलिप्स x²/25 + y²/9 = 1 with center C and a point P on it with eccentric angle π/4, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉन एट P इंटरसेक्ट द मेजर एंड माइनर एक्सेस इन A एंड B, ठीक है ना, सब यहां फिगर बना हुआ है, बस वहां देखते जाना। N1 एंड N2 आर द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स from the foci S1 and S2 respectively on the tangent at P, and N is the foot of the perpendicular from the center of the ellipse on the normal at P, ठीक है ना। और फर्दर कह रहा है टेंजेंट एट P इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट T, तो एक मैच द कॉलम, ठीक है ना। अब देखो इसमें सबसे पहला पूछा है CA इंटू CT, CS² हो जाएगा, CG इंटू CT, वहां G था अपना, तो CG इंटू CT क्या होता है CS²। कितने लोगों को अभी CS² का थॉट आया, देखो, नहीं तो फिर कैलकुलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास CS1²। अब CS1, एक काम करते हैं, पहले बेसिक टास्क तो यहां पूरा कर लेते हैं। अपने पास इस एलिप्स में A² क्या दिख रहा है, B² क्या दिख रहा है 9, है ना। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, शॉर्ट में कर लेते हैं, √1 - 9/25, यानी कि तो ए ही अपने पास क्या हो जाएगा 4, ए ही हो जाएगा 4। चलो अब बारी बारी से निपटाते हैं। तो CG इंटू CT ये होगा CS1², तो CS1 ए ही है ना। तो ये कितना हो गया 16, मतलब हम यहां से A के लिए क्या बोल रहे हैं Q,
ठीक है। फिर अगला कह रहा है Pn इंटू पीबी। अब देखो ये दूर वाला है, Pn इंटू पीबी, इसमें सिखाया नजदीक वाला b स्क्वायर, दूर वाला a स्क्वायर। तो Pn इंटू पीबी, आपको Pn इंटू पीबी ये क्या दिखा, a स्क्वायर, नजदीक वाला होता तो b स्क्वायर। अब a स्क्वायर कितना है 25, तो आपको b का आंसर क्या दिख गया s। ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है S1N1 इंटू S2N2, ये अपना b स्क्वायर। ठीक है ना। अब b स्क्वायर अपना कितना है 9, तो आपको c का आंसर दिख गया p। ठीक है। एंड लास्ट है S1P इंटू S2P। ठीक है ना। तो अब सुनो, S1P इंटू S2P। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। इसकी कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन याद करो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको निपटाया है। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर इसमें P के लिए बोल रखा है ना इसेंट्रिक एंगल क्या है। अच्छा, तो ये तो ऐसे ही लल्लू हो गया। ठीक है ना। आप सीधा ही क्या कर सकते हो, देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ये P के कोऑर्डिनेट्स भी तो दिख रहे हैं ना। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं, a यानी कि 5 और cos मतलब 5/√2 कमा 3/√2। ठीक है ना। तो जरा देखो तो PS1, अब PS को कभी सोचना है तो कैसे सोचो, E इंटू PM है ना। तो E इंटू PM यानी कि E का मतलब कितना हो गया 4/5 और PM का मतलब कितना हो जाएगा, तो A/E माइनस एब्सिसा, बोलो ना। ठीक है ना। A/E माइनस एब्सिसा, तो A/E का मतलब यहां कितना है 25/4, तो 25/4 माइनस 5/√2, और दूसरा क्या हो जाएगा प्लस, बोलो है ना, प्लस 5/√2 और हाँ इंटू 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ ठीक तो है, दोनों में ही आएगा ना। ठीक तो है, दोनों में ही आएगा। ठीक है ना। तो ये अपने पास फिर क्या हो गया 16/25, और इधर क्या हो गया 625/16 और माइनस 25/2, जो भी हो। ठीक है। देख ही लेते हैं कितना आएगा। ये आ गया 16/25 और इधर क्या हो गया नीचे 16 और ऊपर कितना हो गया 425। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 70, मतलब डी का आर। तो एक जो हमें लगता है ना कि हाँ बार बार सर कह रहे हैं रिजल्ट लॉग रखो कैसे पूछा जाएगा, तो देखो ये बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब मैच द कॉलम में बिठा गया तो ठीक है ना, और अगर मल्टीपल करेक्ट में बिठाए तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक है ना। चलो अब देखो एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं, है ना। अच्छा देखो ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्यों हम जब प्रॉपर्टीज एक्सक्लूसिवली पूछा नहीं जाता है तो क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो फाइन ट्यून होने के लिए पढ़ते हैं। अब देखो यहां पे एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसिडर द हाइपरबोला दिस विथ फोकाई S एंड S1 वेयर S लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखते जाना फिगर में सारी बातें। अरे लास्ट रो, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट SP/S1 इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है। अभी यहां ये फिगर में मैंने इंडिकेट नहीं किया है। SP/S1 मतलब देख रहे हो ये एंगल, SP/S1 इक्वल्स टू अल्फा। अब कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P। तो देखो रेड से पैरेलल एक और रेड चला दिया है। फिर से बोल रहा हूं, द लाइन पासिंग थ्रू S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द लाइन S1P, मतलब ये ग्रीन वाली लाइन को, है ना, कहां पर P1 पर।
अब कह रहा है लेट डेल बी द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइन SP1। देखो यहां पर ये डेल इंडिकेटेड है, ठीक है ना, एंड बीटा इक्वल्स टू S1P। बीटा अपना वो ग्रीन पार्ट का लेंथ है S1P, है ना। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ये जो बड़ी सी चीज लिखी हुई है बीटा इंटू डेल अपॉन 9 साइन अल्फा बाई 2। अब देखो इसमें सबसे पहला थॉट हमें क्या आना चाहिए कि ये जो SP S1 है उसको टेंजेंट उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। कितने लोगों को थॉट आया? बढ़िया, ठीक है ना। तो आप सोचो यहां पर इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया, इधर वाला भी पार्ट कितना हो गया, अल्फा बाई। ये थॉट आना चाहिए था, ठीक है। अब यहां के बाद अब दिमाग कहता है कि भाई पी को कुछ मानो और आगे बढ़ो, ठीक है। बट अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो जरा देखना, तो यहां पर अगर मैं, अच्छा एक और चीज, अपने पास ये भी डिस्टेंस एक और दिया हुआ है ना, वो मैंने शायद इंडिकेट नहीं किया। लेट डेल बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन SP1, ठीक है ना। और रुको एक सेकेंड, द लाइन पासिंग थ्रू S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब यहां पे आपको जो ये डेल दिखा, ठीक है ना, तो मैं इसको भी तो डेल ही कहूंगा। अरे ये भी तो मैं डेल ही कहूंगा, ठीक है ना। अब जरा देखो तो इसको कुछ यहां एक्सप्लोर किया जा सकता है क्या? मैंने क्या कहा, क्लू ये है कि मैं एक स्टेप लिखूंगा, आप कहोगे हो गया सर। ठीक है, क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये लेंथ है बीटा और ये एंगल है अल्फा बाई 2, तो ये लेंथ आप क्या बोलोगे, बीटा साइन अल्फा बाई 2, है ना। और ये होने से क्या हुआ, आप अगर देखो तो इस टेंजेंट पे आपको दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ पता है, दोनों फोकाई से, है ना। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फोकाई से किसी टेंजेंट पे डाले गए परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट क्या होता है, b स्क्वायर। तो इट इज एज सिंपल एज कि यहां पर आपको क्या हो गया, ये देयरफॉर डेल इंटू बीटा साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब b स्क्वायर का मतलब यहां पर क्या हो गया, 64, ठीक है ना। तो देखो वही चीज वहां लिखी हुई है ना। तो देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा, बीटा इंटू डेल इक्वल्स टू, है ना। क्लिक नहीं करेगा तो फिर मेहनत होगी, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू एक बार चीजें करके दिखाई, रिसॉल्व मारिएगा और अभी जो प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उसको करिएगा, ठीक है ना। एकदम कमांड आ जाना है। देखो अब यहां पे एक पुरानी बात मैंने उठा रखी है यहां पे। अब थोड़ा सा हम क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले एक पुराना डिस्कशन कि कोई भी हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट को एक साथ हमने ट्रेस करके देखा था, उनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी। एक बार रिवाइज कराता हूं क्या क्या था। दोनों के एक तो सेम पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स हैं, दोनों के सेम पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स हैं, दोनों पे टेंजेंट एट वर्टिसेस डालोगे तो दे विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के डायगोनल सी असिम्प्टोट्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि इनके सेंटर से फोकाई के डिस्टेंस बराबर होना है, ठीक है ना। तो यहां से फिर आया था कि भाई इसका मतलब चारों फोकाई मिलके एक स्क्वायर बना रहा होगा, ठीक है ना। चारों फोकाई मिलके एक स्क्वायर बना रहा होगा। फिर था कि कोई हाइपरबोला उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के इसेंट्रिसिटीज के रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम 1 होगा। मतलब एक की इसेंट्रिसिटी आपको पता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की इसेंट्रिसिटी भी आपको नोन है। फिर एक और बात बताई थी कि इनके जो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स होंगे उनके इक्वेशन से एक पैटर्न मिला था कि पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स और हाइपरबोला की एक्सप्रेशन दे विल डिफर बाय अ कांस्टेंट।
और मजेदार क्या था कि जिस कांस्टेंट से ये डिफर कर रहे हैं सेम कांस्टेंट से कॉन्जुगेट असिम्प्टोट से कर रहा है। तो इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बताया था कि एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2 टाइम्स एक्सप्रेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट। ठीक है ना। अब वो वाली बात यहां मैं लिख देता हूं, क्या एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट ये हो जाएगा क्या 2 टाइम्स एक्सप्रेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। ठीक है। अब देखो यहां से एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला प्लस एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट इक्वल्स 2 टाइम्स एक्सप्रेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स। अब तो सुनो, अरे कहां खोया हुआ है, देखो इधर। अच्छा एक और बात क्या कि एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला एक्सप्रेशन ऑफ पेयर ऑफ असिम्प्टोट से विल डिफर बाय अ कांस्टेंट। वो भी मैं लिख ही देता हूं एक बार को। एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला एंड expression of its pair of asymptotes will differ by a constant। ठीक है ना। और सेकेंड एक्सप्रेशन यही सजेस्ट कर रहा है कि इसका मतलब कॉन्जुगेट भी उसी कांस्टेंट से डिफर कर जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद एक और पॉइंट हाइपरबोला के लिए असिम्प्टोट्स के रेफरेंस में, ये मेनली अब असिम्प्टोट्स और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ओर शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। क्या होता है हाइपरबोला में, आप कोई भी टेंजेंट डालो, अरे ध्यान दो, हाइपरबोला में कोई भी टेंजेंट डालो, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो असिम्प्टोट के बीच जो पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है उसको हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। मतलब देखो साइड में लिखा हुआ है P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां से निकल के आएगा, पता है क्या, कि अगर ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हो गया तो P उस केस में ट्रायंगल ACB का क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, सॉरी सर्कम सेंटर हो जाएगा। फिर से सुनो, फिर से बोलता हूं, अगर ये हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हो गया, रेक्टेंगुलर होते ही क्या होता है, असिम्प्टोट्स हो जाते हैं परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल अगर परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो आपको ट्रायंगल ACB क्या दिखने लगा, राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये AB क्या दिखने लगा, हाइपोटेन्यूस, है ना। तो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सेंटर। तो वहां पता है एक बात निकल के आती है कि सुना कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में हाइपरबोला पे डाले गए वेरिएबल टेंजेंट से जो असिम्प्टोट और टेंजेंट के द्वारा ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर का लोकस वो हाइपरबोला इटसेल्फ होगा। उस ट्रायंगल के सर्कम सेंटर का लोकस वो हाइपरबोला इटसेल्फ होगा। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट तो बोला P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरा पॉइंट बोला कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया होगा A इंटू B। ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया होगा A इंटू B। ठीक है ना। तो इसको भी लर्न दिस एज अ रिजल्ट। अब देखो, अब हम असिम्प्टोट्स में जाते हैं। कह रहा है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस।
ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दिस हाइपरबोला। अब अगर याद करो तो एक बार को हवा में तो ये बात बता रखी है क्या, कि कह रहा है एक हाइपरबोला पूरा जनरल वाला दिया हुआ है और हमें इसके जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट्स चाहिए। हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द joint equation of pair of asymptotes, joint equation of pair of asymptotes of the hyperbola be asymptotes of the hyperbola b जस्ट एक कांस्टेंट से डिफर करा देंगे क्या, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब हम क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे लैम्डा बता दे। तो यहां पे इसकी डेल वैल्यू क्या करेंगे 0, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो जरा देखो तो यहां पर a है 2, b है 2, c है लैम्डा, f है माइनस का आएगा 5/2, g है 2 और h है 5/2। तो डेल को 0 करो तो ए बी सी यानी कि प्लस 2FGH, तो 2FGH का मतलब हो गया 25 माइनस AF स्क्वायर, तो माइनस AF स्क्वायर मतलब माइनस BG स्क्वायर 8 और माइनस CH स्क्वायर, तो CH स्क्वायर का मतलब CH स्क्वायर मतलब 25 ln/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है देख लेते हैं। तो ये अपने पास आ गया कितना, बेसिकली 16 लैम्डा। ठीक है ना। तो या चलो एक बार और लिख लेते हैं 4 लैम्डा। ठीक है ना, या उधर भेज दो, रुको। यहां से 25 बात नहीं, 25 माइनस 25/2 तो 25/2 और माइनस 8, या सीधा ही कर लो ना, 25 में से 8 गया 17 है ना, तो 17 तो 34 माइनस 25 कितना हो गया 9/2 और इक्वल्स टू उधर जाके कितना हो जाएगा, तो 25/4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा यानी कि 9 लैम्डा/4 है ना। तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2 है ना। तो जॉइंट इक्वेशन क्या आ गया, तो देयरफॉर पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, अब सुना मेरी बात, पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स ये हो गए 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 20। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, सोच के रखो माइंड में क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 प्लस 4। कितने लोगों ने सही सोचा? देखो क्या था, हाइपरबोला में वहां 0 था तो बीच में आ गया 2, इधर आ गया 4। हमें ध्यान क्या रखना है कि हाइपरबोला और हाइपरबोला और कॉन्जुगेट को जोड़ें तो कितना आना चाहिए 2 टाइम्स उसका असिम्प्टोट। ठीक है। अब देखो, अब प्रीवियस सिनेरियो को ऐसे माइंड में सेट करो कि अब के बाद अगर हमें किसी हाइपरबोला की इक्वेशन पता है, सुना ध्यान से, अब के बाद हमें किसी हाइपरबोला की इक्वेशन पता है तो उसका पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स की इक्वेशन पता है ना, उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन पता है, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नोन है। कैसे? पार्शियल डिफरेंशिएशन। अरे पेयर ऑफ लाइंस के सेंटर कैसे निकालते, मतलब मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते, तो वही तो हो जाएगा सेंटर। पार्शियल डिफरेंशिएशन टेक्निक से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है ना। अब देखो इसी का उल्टा क्या कह रहा है, फाइंड द हाइपरबोला हुज असिम्प्टोट्स आर 2x माइनस y इक्वल्स टू 3 और 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। एंड द हाइपरबोला पासेस थ्रू 1, 1। अब आप सोचो अगर असिम्प्टोट्स की इक्वेशन गिवन है तो मैं पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स निकाल लूंगा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करके और उसको प्लस लैम्डा कर दूंगा। तो मैं सीधा ही देखो यहां लिख सकता हूं, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी
लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी। अब देखो पेयर ऑफ असिम्प्टोट्स, रूल क्या होता है, एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करो, तो 2x माइनस वाई माइनस 3 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 7, और यहाँ से क्या कर देते हैं प्लस लैम्डा। अब इट विल सेटिस्फाई 1,1, तो यहाँ से अब रखोगे तो 2 माइनस 1 माइनस 3 और इंटू 3 प्लस 1 माइनस 7 और प्लस लैम्डा 0, काम खत्म। ठीक है, इनफैक्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका कॉन्जुगेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ एक सिनेरियो देखो, मैंने आपको कहा अ हाइपरबोला हैविंग x एक्सिस एंड y एक्सिस एज इट्स असिम्प्टोट्स। तो x एक्सिस की इक्वेशन बताओ, y इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन बताओ। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, x इंटू वाई इक्वल टू 0। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हुआ x इंटू वाई इक्वल टू 0, है ना। तो हम इस हाइपरबोला को क्या मान सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा, बोलो है ना। एक्स वाई इक्वल टू एक कांस्टेंट से डिफर करा दिया। ठीक है ना। अब जरा देखो तो अगर लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो आपको उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है ना, क्यों, एक्स इंटू वाई पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर लैम्डा नेगेटिव हुआ तो आपको उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, जो अपना हाइपरबोला है। और ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपरबोला क्या हुआ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। क्यों, क्योंकि जो असिम्प्टोट्स हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। बोलो, अरे बोलो ना, है। ठीक है, तो इसका मतलब अब के बाद कभी भी आपको एक हाइपरबोला दिख रहा है, पहले तो ऐसा कर्व अगर दिख रहा है x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उसका शेप ये है। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें पता है, सी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव हो गया, तो ऐसा शेप दिखेगा। ठीक है ना। ब्लू से अपने को ये हाइपरबोला दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, सबसे पहली बात तो इसकी इसेंट्रिसिटी दिख गई √2, क्योंकि ये हाइपरबोला कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर। क्यों हुआ, क्योंकि असिम्प्टोट्स आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो अगर अब के बाद कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को मानना हुआ तो इससे आसान फॉर्मेट तो हो ही नहीं सकता। तो किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रिजल्ट को अगर निकालना हुआ तो ये बेस्ट टेक्निक है। ठीक है। अब देखो यहां पर इसकी इसेंट्रिसिटी हो गई √2, है ना। असिम्प्टोट्स हो गए, असिम्प्टोट्स हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, वाई को 0, ठीक, मुझे लगा वाई को एक्स बोल रहा है। ठीक है, असिम्प्टोट्स हो गए, वाई को 0 और एक्स इक्व 0। प्रिंसिपल एक्सेस क्या हो गए, वाई इक्व टू एक्स एंड वाई इक्व टू माइनस एक्स। प्रिंसिपल एक्सेस हो गए, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। वर्टिसेस देखो a और a डैश, सॉरी वर्टिसेस v से करते हैं ना, v और v डैश। तो वर्टिसेस हो गए, y इक्वल टू एक्स इसमें रख दो, अरे एक्स वाई को सी स्क्वायर को y इक्वल टू एक्स से सॉल्व कर लो, तो v आपको क्या दिख गया, c कॉमा सी। तो ये हो गया अपने पास v c कॉमा सी और v डैश माइनस सी कॉमा माइनस सी। मतलब हम इस हाइपरबोला का पूरा नोमेनक्लेचर देख रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद फोकाई की बात करें, ठीक है ना। तो देखो, तो इसका मतलब a यहां पर क्या हो गया, a क्या होता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस, बोलो ना। a क्या होता है, सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस। तो ये हो गया √2c, a हो गया √2c, और a और b दोनों आपस में बराबर, अरे रेक्टेंगुलर है तो a और b दोनों आपस में बराबर। और इसेंट्रिसिटी कितना, तो a ही कितना 2c, है ना।
अब जरा देखो तो अगर हम इसके फोकाई की बात कर रहे हैं S और S डैश, ठीक है ना, तो यहां से 2C डिस्टेंस ऊपर, 2C डिस्टेंस नीचे। तो अब यहां पर देखो तो फोकाई क्या हो जाएगा, तो S 2C cos 45 डिग्री, नहीं क्या बोलेंगे, √2C कॉमा √2C, और S डैश माइनस √2C कॉमा माइनस √2C। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएंगे, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये हो जाएंगे A बाई ई, देख लो A बाई कितना आएगा अपने पास, कितना हो गया C, ठीक है ना। तो यहां से C cos 45, तो C को क्यों परेशान हो रहे थे, है फीट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हो जाएंगे, जिसको हम A और A डैश बोलते हैं। क्या हो जाएगा C बाई √2 कॉमा 0 और माइनस C बाई √2 कॉमा 0, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहां से हम इसके सब कुछ जान गए। अच्छा LR की बात करो तो LR कितना हो जाएगा, LR क्या होता है 2B² बाई A, तो यहां बेसिकली इट इज 2A, बोलो। और A और C में हमारे पास रिलेशन क्या है, A इज √2C, तो कितना हो गया, तो देखो XY = C² का यहां से आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात, अगर कभी इसमें आपको कोई पॉइंट मानना है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो बेस्ट फॉर्मेट है CT, C/2। इस पर अगर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में कोई पॉइंट मानना है तो बेस्ट फॉर्मेट इज CT, C/2। अब देखो मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB, जिसमें एक पॉइंट है, अरे कहां देख रहा है, एक पॉइंट है A विथ पैरामीटर T1, एक पॉइंट है B विथ पैरामीटर T2। जरा देखो तो स्लोप ऑफ AB क्या आएगा, स्लोप ऑफ AB आएगा C/T1 माइनस C/T2 अपॉन, ठीक है ना। तो देखो C तो कट गया, T2 माइनस T1 भी कट गया, है ना, -1 अपॉन, अब ये लॉन होना चाहिए, ठीक है ना, कि T1 T2 का जॉइन जो होगा उसका स्लोप होगा -1 अपॉन T1 T2। तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो गई, क्या हो, किसी एक से ले लो, y माइनस C T1 और इक्वल्स टू, ठीक है ना, और x माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, y माइनस C/T1 x माइनस C/T1, ठीक है ना। अब देखो मैं बोलूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1, तो इसका शॉर्टकट T = 0। तो अब ये वाला पहली बार यूज हो रहा है, क्या होता है एक्स वाई की जगह रखते हैं xy1 प्लस yx1 अपॉन 2, बोलो, ठीक है। अच्छा ये भी बात कि ऑल्सो x1 y1 इक्वल्स टू C², नहीं, तो x1 y1 इक्वल्स टू C², तो जरा यहां रख के देखो तो आपको एक फॉर्मेट बनता दिख रहा है, बोलो हाँ है ना, x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जरूरत पड़ी तो यहीं से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसका स्लोप क्या दिख रहा है, जरा देखो तो इसका स्लोप दिख रहा है -y1/x1। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 और इक्वल्स टू, इनफैक्ट इतना छोटा फॉर्मेट है कि आप यहाँ डिफरेंशिएशन का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर सकते हो, फॉर्मेट बहुत छोटा है, तो डिफरेंशिएट करते तो हमें क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB हैविंग मिड पॉइंट P x1 y1, ठीक है ना, तो यहां पर क्या शॉर्टकट होगा, T = SP। तो जरा T = SP लगा के देखो, तो T = SP का मतलब क्या हो गया, xy1 प्लस yx1 अपॉन 2 माइनस, और SP का मतलब, ठीक है ना, बोलो। तो कुछ अच्छा फील हुआ क्या, सेम आ गया, C² कैंसिल, और आपको ये आ गया x अपॉन x1 प्लस
ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 है तो भी टेंजेंट की इक्वेशन x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। और कॉर्ड का मिड पॉइंट है x1 y1 तो भी उस कॉर्ड की इक्वेशन x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 इक्वल्स टू 2, ठीक है।